ब्राह्मण की बेटी 8। ब्राह्मण की बेटी। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। प्रकरण 8। पूजा पाठ तथा सात्विक जलपान से निवृत्त होकर नीचे उत्तर आए धर्मावतार गोलोक चटर्जी किसी कार्यवश बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ याद आ जाने के कारण लौट आए और एक बरामदे से दूसरे बरामदे में घूमने लगे। अचानक रुककर ज्ञानदा को मीठी डांट लगाते हुए चिंतित स्वर में बोले, छोटी मालकिन, तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा कि स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले। ऐसा भला कौन सा काम है जिसे निपटना जरूरी हो गया है। हंसिया से तरकारी काटती पूर्ववत अपने काम में जुटी रही, मानो उसने चटर्जी के खड़ाओं की खटखट को और कंठ से निकली बकबक को सुना ही न हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद गोलोक के पूछा, भगवान का धन्यवाद। यह प्रियनाथ की औषधि का प्रभाव है। वैसे तो यह आदमी सन की है, किंतु वैद्यक में साक्षात धन्वंतरी है। उसकी दी गई दवा को उसके निर्देशों के अनुसार लेती रहना। लापरवाही करने से भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ज्ञानदा बिना किसी बात का उत्तर दिए अपना काम करती रही। थोड़ी देर तक ज्ञानका के चेहरे पर ताकने के बाद गोलोक ने कहा, प्रियनाथ को सुबह शाम तुम्हारी देखभाल करने को कह दिया है। क्या वह सुबह आया था? नीचे सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा ने गर्दन हिलाकर उत्तर दिया, हाँ। प्रसन्न होकर गोलोक बोले, कैसे नहीं आएगा, मेरे आदेश का पालन न हो ऐसा कैसे हो सकता है। रान दाई कहाँ गई है? प्रियनाथ की दवा खाने पर यदि तुम मेहनत में अपने को खपाती रही तो लाभ कैसे होगा? क्या सारे नौकर चाकर मर गए हैं जो तुम्हें काम करना पड़ रहा है? मैं यह नहीं होने दूंगा। उठो, ऊपर जाकर आराम करो। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा को इस निर्देश देने के रूप में अपने लौकिक और धार्मिक कृत्यों को संपन्न समझकर निश्चिंत हुए गोलोक बाहर जाने को उद्यत हुए। गोलोक के खड़ाओं की आवाज से उन्हें जाता निश्चित समझकर अब तक झुका रखे, मुरझाए और दुआख से स्याह पड़े अपने सिर को ऊंचा करके रोने से सूजी और लाल हो गई आंखों से आंसू टपकती हुई ज्ञानदा गोलोक के चेहरे पर अपनी दृष्टि टिकाकर रुंधे गले से बोली, क्यों जी, क्या तुमने प्रियनाथ की लड़की से ब्याह करने का निश्चय कर लिया है? देखो, इस विषय में मुझे अंधकार में रखना ठीक नहीं। सब कुछ सच सच बता दो। घबराहट के कारण गोलोक सहसा मुंह न खोल सके, किंतु प्रयत्न पूर्वक अपने को संभाल कर बोले, क्या संध्या की बात कर रही हो? मेरे साथ तो उन लोगों ने कोई बात नहीं की। तुम्हें किसने कहा है? किसी ने कहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने रासमणि को लड़की वालों के पास अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए नहीं भेजा? यहाँ तक कि विवाह का मुहूर्त अगला अगहन भी निश्चित कर लिया। आपको अपने इष्टदेव की सौगंध है, मिथ्या भाषण न करना। अच्छा, तो यह सारी शैतानी उस ब्राह्मणी की है। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ज्ञानदा बोली, बात बदलो नहीं, यदि यह सत्य है तो आपने मेरा सर्वनाश क्यों किया? कहती हुई दुखिया के आंसू छलक आए। गोलोक किसी के द्वारा सुने जाने की आशंका से भयभीत हो उठे और डूबे स्वर में बोले, यह तुम क्या कर रही हो? कोई सुन लेगा तो फिर दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। रासमणि तुमसे मजाक कर रही होगी। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बिलखती हुई ज्ञानदा बोली, सत्य को कब तक छिपाओगे? रासमणि मौसी मेरे साथ मजाक कभी नहीं कर सकती। यह 100% सत्य है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो आप करेंगे वहां धर्म और न्याय होगा। जब मैं कहता हूँ गलत है तो तुम मानती क्यों नहीं हो? अरे हंसीन जात में मेरे मुंह से निकल गया होगा, वरना संध्या तो मेरी नातिन है। अब चुप हो जाओ, किसी नौकर चाकर के कान में कुछ पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। यह कहकर गोलोक झट से वहां से चलकर गायब हो गया।
इस बीच नौकरानी ने एक अन्य नौकरानी के साथ ज्ञानदा के ससुर जी के घर पर आ पहुंचने की सूचना ज्ञानदा को दी, जिसे सुनकर ज्ञानदा का खून पानी बन गया। उसे चुपचाप और सुने को अनसुना करके बैठा देखकर नौकरानी फिर बोली, मौसी जी, वहां की किसी नौकरानी को साथ लेकर तुम्हारे ससुर जी इधर आए हैं। आंसू पोंछकर उत्सुक दृष्टि से नौकरानी की ओर देखती ज्ञानदा इस प्रकार कांपने लगी, मानो उसने किसी भूत को सामने देख लिया हो। ज्ञानदा के पीले पड़े और उदासी से बुझे चेहरे को देखकर दासी ने पूछा, मौसी जी, क्या आपकी तबीयत खराब है? ज्ञानदा से उत्तर न पाकर नौकरानी ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। ज्ञानदा ने हाँ कहने के बाद दासी से पूछा, बाबूजी कब आए हैं? दाली बोली, उन्हें आने की सही समय का मुझे पता नहीं। मैंने तो उन्हें अभी देखा है, वह आंगन में खड़े होकर बाबू साहब से बातचीत कर रहे थे। ज्ञानदा ने पूछा, क्या गोलोक बाबू के साथ? हाँ हाँ, उन्हीं के साथ। मुझे उन्होंने ही उनके इधर आने की सूचना देने के लिए भेजा है। अरे, वह तो स्वयं तुम्हारे पास चले आ रहे हैं। यह कहकर नौकराना वहां से चलती बनी। इतने में लाठी की समीप आती आवाज से स्पष्ट हो गया कि आने वाले सज्जन लाठी की सहायता के बिना नहीं चल पाता, इसके अतिरिक्त शायद वह आंखों का काम भी लाठी से लेते हैं। इसी बीच एक अधेड़ आयु की महिला के पीछे लाठी के सहारे धीरे धीरे से चलता एक वृद्ध पुरुष ज्ञानदा के सामने आ खड़ा हुआ और पूछने लगा, मेरी बेटी कहाँ है? ज्ञानदा ने उठकर वृद्ध ससुर के चरण स्पर्श किए और उनके चरणों की रज को अपने सिर पर रखा। अपने सामने खड़ी बहू का चेहरा न देख पाने पर भी वृद्ध ने अपनी बहू को पहचान लिया। आशीर्वाद देने के बाद बिलखते हुए वह बोले, बुढ़िया सास और ससुर को भुलाकर तुम यहाँ कैसे पड़ी हो बेटी? वृद्ध के साथ आई दासी ने ज्ञानदा को प्रणाम करने के बाद कहा, बाबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं। बूढ़ी दिन रात एक ही रट लगाए रहती है। मेरी बेटी को जल्दी से घर ले आओ। मेरे लिए अपनी बहू को भुलाना कैसे संभव है? ज्ञानदा ने मुंह नहीं खोला। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बूढ़ ससुर का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले गई। उसने अपने हाथ से आसन बिछाकर बूढ़े को बिठाया और फिर चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गई। वृद्ध बैठकर बोला, आने से पहले मैंने चटर्जी महाशय को 2 पत्र भेजे, किंतु एक का भी उत्तर न मिलने पर सोचा, बड़े लोग छोटे लोगों के पत्र का उत्तर देने की परवाह कहाँ करते हैं, किंतु बेटी, तू तो हमारे उस घर की लक्ष्मी है। आता पत्र न मिलने पर भी तुम्हें लेटने के लिए तो मुझे आना ही था। साथ आई दासी बोली, जीजा जी के बहुत बड़े आदमी होने में तो कोई संदेह नहीं, किंतु फिर भी घर की बहू को पराए घर में इतने दिनों तक तो नहीं रखा जा सकता, विशेषतः जब बहन ही नहीं तो फिर। बुद्धि बीच में ही बोल उठे, सद्दो, इन बातों को कहने का कोई लाभ नहीं। फिर ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर वह बोले, बहू, तुम्हारी सास काफी बीमार है, उसने आज अच्छा मुहूर्त निकलवाकर तुम्हें लिवा लाने को मुझे भेजा है। सुद्दो दासी बोली, सच पूछो तो तुम्हें देखने के लिए बुढ़िया के प्राण अटके हैं। कई दिनों से वह मुझे तुम्हारे पास आने को कहे जा रही थी। उसकी साध है कि मरने से पहले एक बार बहू का चेहरा देख ले, बस इसीलिए वह अभी तक जीवित है। कहते हुए सद्दो का गला रुंध गया और आंखें गीली हो गई। वृद्ध बोले, चटर्जी महाशय कहते हैं कि उन्हें हमारे दोनों पत्र नहीं मिले। हम तो यही सोचते रहे कि बड़े आदमी होने पर भी साधु पुरुष है, इसीलिए उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। हमें आशा थी कि चटर्जी महाशय लिखेंगे कि आपकी बहू है, आप ले जाइए, मुझे इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है। पत्र का उत्तर तो नहीं मिला, किंतु आते ही वह बहू को भेजने के लिए तत्काल तैयार हो गए। इतना ही नहीं, पालकी लाने को आदमी भी भेज दिए। यही तो साधु पुरुष के लक्षण है।
वह हमारे प्रति आभार जताते हुए बोले, आपने हमारे संकट में बहू को भेजकर हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको अब उसकी आवश्यकता है, तो मैं उसे क्यों रोक कर रखूंगा। आज ही आपके साथ उसे रवाना किए देता हूँ। अब तक अवसादग्रस्त बनी ज्ञानदा बोली, क्या चटर्जी जीजा ने अपने मुंह से आज ही मुझे रवाना करने की बात कही है? सौदामिनी प्रसन्नता से उछलती हुई बोली, साधु पुरुष जो ठहरे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि खा पी कर जल्दी से चल दीजिए, ताकि 3 बजे की गाड़ी पकड़ सके और फिर कल सवेरे आराम से अपने घर पहुँच सके। जब घर में बुढ़िया बीमार पड़ी हो तो मैं आपको पल भर के लिए भी रुकने को नहीं कह सकता। फिर वह ज्ञानदा की और उन्मुख होकर बोली, बुढ़िया तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपे जा रही है। चकित और व्यथित हुई ज्ञानदा ने पुनः पूछा, क्या जीजा जी ने यथाशीघ्र मुझे भेजने की अपनी सहमति प्रकट की है? वृद्ध बोला, हाँ बेटी, बेटी हाँ, नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? फिर यह भी तो सोचो, वह तुम्हें किस लिए रोके रख सकते हैं? ज्ञानदा की इस पूछताछ से दासी सौदामिनी काफी नाराज हो गई थी। उसके व्यवहार से उसकी नाराजगी साफ भी हो गई। वह बोली, सासा मर रही है, बूढ़े ससुर स्वयं इतनी दूर से लेने आए हैं, और बहूजी बार बार सवाल पर सवाल किए जा रही है। यह भी कैसा तमाशा है? अच्छा, यह बताओ कि अब तुम्हें कोई क्यों रुकने के लिए कहेगा? यदि तुम्हें विश्वास नहीं आता तो स्वयं अपने जीजा से पूछ लो। पास खड़े गोलोक ने यह सुना तो खड़ाओं की आवाज करते हुए उधर चले आए और वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, मुखर्जी साहब क्षमा करे, अब बैठकर बातचीत करने का समय नहीं है। नहाने धोने और खाने पीने के लिए भी समय चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था। मुखर्जी साहब, हमें कुछ कष्ट अवश्य होगा, किंतु आपकी बहू को हम रोककर नहीं रख सकते। आपकी आवश्यकता मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक और बढ़ चढ़कर है। यदि मैं झंझटों में न फंसा होता तो ज्ञानदा को स्वयं आपके पास छोड़ आता। आप लोगों का एक भी पत्र नहीं मिला, अन्यथा यह हो ही नहीं सकता कि मैं उत्तर न दूं। आपको इधर आने का कष्ट ही क्यों करना पड़ता? डाकिये साले बदमाश हो गए हैं, पत्रों को इधर उधर कर देते हैं। काली कहाँ मर गया है, हुक्का तैयार करके इधर क्यों नहीं लाया? हाँ मुखर्जी साहब, उठिए, अब सोच विचार में समय गंवाना उचित नहीं है। ज्ञानदा, जल्दी करो, नहीं तो 3 बजे वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकोगा। चौकीदार बाहर बैठा है। सच तो यह है कि जब से घरवाली नहीं रही तब सब कुछ याद ही नहीं रहता। मधुसूदन, तुम ही लाज रखना, तुम्हारा ही भरोसा है। गोलोक यह कहकर सारे मकान को खड़ाओं की आवाज से गुंजाते हुए दूसरे कमरे में चल गए। ज्ञानदा बिना कुछ बोले जड़पत्थर बनी जीजा को जाते देखती रही। भोलू ने आकर कहा, मौसी जी, लल्लू नहाने की हट कर रहा है, क्या उसे नदी पर ले जाऊं? ज्ञानदा को कुछ सुनाई नहीं दिया और इसीलिए वह उत्तर में कुछ नहीं बोली। वृद्ध ने उठते हुए कहा, बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। सद्दो दासी बोली, बहू जी, आज मेरी षष्ठी तिथि है, इसलिए मैं भात नहीं खाऊंगी। ज्ञानदा उठकर खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। वृद्ध ससुर चकित होकर बोले, जाने के लिए आज के दिन शुभ है, फिर क्यों नहीं जाना है? दासी अपने लिए फलाहार कहने की बात भूल गई और बोली, भट्टाचार्य जी से मुहूर्त निकलवाकर ही घर से चले हैं बहुरानी। ज्ञानदा ने दृढ़तापूर्वक कहा, बाबूजी, मैं नहीं चलूंगी। गोलोक का 10-12 वर्ष का लड़का दौड़कर आया और ज्ञानदा से लिपट गया। वह बोला, मौसी, मुझे नदी पर नहाने के लिए जाने की अनुमति दे दो ना। ज्ञानदा ने बिना कुछ बोली उसे लड़के को अपनी छाती से चिपका लिया और फिर बिलख बिलख कर रोने लगी।